अकबर का कार्यकाल कब से है? 1556 से 1605। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? हाँ सर। क्या सर? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पानीपत का 1556। अकबर शेख सलीम चिश्ती का नाम आप लोग सुने हैं? यस सर। इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर। हाँ? अजमेर। अजमेर में है। मुइनुद्दीन चिश्ती का मतलब ऐसे ही आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं, है ना? जरूरत पड़ने का होगा से पूछिए। शेख सलीम चिश्ती क्या थे अकबर के? हाँ? कोई बताएगा? बाबा थे पहले शेख सलीम चिश्ती क्या थे? सूफी संत थे कि नहीं थे? हाँ? इनकी दरगाह कहाँ है? हाँ? अजमेर में। हाँ? अजमेर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में है ना? इनकी दरगाह पे अकबर हर 2 वर्ष में जाता था, लगभग प्रति वर्ष भी जाता था, लेकिन 2 वर्ष क्या कैसे गया था? पैदल गया था अकबर। मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे ये अकबर जो गया था पैदल भी गया हुआ है। अब सोचिए अजमेर, आगरा से अजमेर तक पैदल जाता था, तो उसके लिए धर्म का क्या महत्व रहा होगा? धर्म सहिष्णुता की विचार उसमें रहेगी कि नहीं? हाँ? कभी तभी तो विश्वास कर रहा है। जियारत करने जाता था, मतलब दर्शन करने जाता था क्या? पे जाता था। ये क्या शेख सलीम चिश्ती क्या थे? इसके गुरु थे अकबर के। देखा, अकबर के गुरु कौन थे? हाँ? शेख सलीम चिश्ती थे। इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का नाम पहले क्या था? सलीम। तो शेख सलीम के नाम पर जहांगीर का नाम क्या रखा गया था? सलीम। इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था, यानी सलीम इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। मजहरनामा की घोषणा कब करते हैं? मजहरनामा की घोषणा कब करता है? हाँ, 1579। कौन बोले? वेरी गुड। मजहरनामा क्या था? बताइए, मजहरनामा क्या था? आप बताइए, आप सफेद। हाँ? क्यों? क्या कह रहे हैं? तो उसमें नहीं दिया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी क्लास के बाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन हम बता देंगे। आप बताइए, मजहरनामा क्या था? कोई बताएगा? अकबर जो था सर, जो मजहर की घोषणा वो करता है तो उससे इस्लाम धर्म से जो संबंधित कानून होते हैं उसका निर्णय करने का अधिकार इसको मिलता है। हाँ, वेरी सही बोल रहे हैं। समझ क्या बोली है ये?
हाँ एक बार दोबारा बोलिए, मास्क हटा के बोलिए। मजहब की घोषणा करने के बाद अकबर के पास इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी निर्णय लेने का अधिकार होता है उसको प्राप्त। हाँ सही बात है, यही था मजहरनामा का घोषणा करने का उद्देश्य। हाँ, मजहरनामा का मुख्य उद्देश्य था कि जैसे जो काजी होते थे ना, तो काजी क्या करते थे कि राज्य कार्यों में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। अकबर पर क्या करते थे, अपने विचार लादते थे। तो अकबर ने क्या किया, इनसे छुटकारा पाने के लिए वो खुद ही इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कहा कि हमसे ज़्यादा इस्लाम कौन जानेगा। तो इसी के नाते उसने क्या किया था, मजहरनामा की घोषणा की। समझ में आ गया, जिससे राज्य कार्यों में हस्तक्षेप न कर सके काजी लोग। फिर दीन इलाही की घोषणा करता है। दीन इलाही क्या था, अकबर सभी धर्मों में किसको किसको रखा था, विजय सूर्य का नाम आप लोग सुने हैं, क्या थे, जैन थे ना। तो इनको भी सभी धर्म में जैन धर्म के इसीलिए इसको धार्मिक सहिष्णुता की बाद में मतलब उपाधि दी गई थी अकबर को। धार्मिक सहिष्णुता शासक, धार्मिक सहिष्णुता वाला शासक घोषित किया गया था अकबर को, ठीक है। तौहीद इलाही क्या होता था, तौहीद इलाही, हाँ, इसी का दूसरा नाम था तौहीद इलाही। अकबर के सूबे कितने थे पहले, सूबे पहले कितने थे, सूबों की संख्या कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है, 3 बढ़ जाती है। कौन कौन 3 बढ़ते हैं, खानदेश का नाम आप लोग सुने हैं, हाँ, अहमदनगर और असीरगढ़ सुने हैं नहीं, इसकी अंतिम विजय कौन थी, इसकी अंतिम विजय असीरगढ़ की थी, 1601 में किया था। 1601 में सबसे लास्ट विजय जो दक्षिण में भारत की थी वो असीरगढ़ थी। अच्छा, दक्षिण भारत की विजय करने का क्या उद्देश्य था इसका,
साम्राज्य विस्तार और आदमी धन क्या साउथ क्या बंदरगाह अच्छा और अकबर के पास धन अच्छा खासा आ रहा था तो कहाँ से यहाँ से टैक्स टैक्स आ रहा था तो इसीलिए बढ़ाया वो अपना सूबा। और दक्षिण भारत से मसालों का व्यापार और आप लोग पढ़ते नहीं एकदम नौसेना नहीं थी, दक्षिण भारत में नदी का प्रयोग क्या है? हाँ? इसके पास नौसेना की कोई जानकारी नहीं थी, इसके सेना तो यही कमी थी, इसके पास नौसेना नहीं थी। 1498 में वास्को डी गामा के उड़ गया था क्या हाँ? अकबर के पास नौसेना की जानकारी रहती है, प्रयोग नहीं करते हैं। बाद में जो पुर्तगाली आते हैं नौसेना वगैरह मिलते हैं। पुर्तगालियों से मतलब नहीं, हम ये कह रहे थे भाई ने कहा कि पोर्ट है उसका प्रयोग करेगा, बट सर इसके आर्मी में कहीं नौसेना का जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है, लेकिन पोर्ट का उपयोग 1498 में वास्को डी गामा आया था, तो ये लोग व्यापार करने कभी गए थे क्या इंडिया में? नहीं। इंडिया वाले पुर्तगाली की बात नहीं कर रहे। पुर्तगाली आते थे तो इसने डाकयार्ड रहा होगा। बिना डाकयार्ड के कैसे पुर्तगाली आएंगे? बिना डाकयार्ड के पुर्तगाली आएंगे? नहीं। तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं डाकयार्ड यहाँ भी विकसित रहा होगा। मतलब है मुगल में कोई नौसेना नहीं थी तो नौसेना के लिए क्यों गए? अब मुगल काल में नहीं थी सर, वो तो हाँ, नौसेना नहीं डेवलप किया था इसकी, मतलब पैदल सेना ही थी, घुड़सवार थे और हाथी घोड़े ही सेना के। सर जो बीदर बड़ार खानदेश अहमदनगर गोलकुंडा का क्षेत्र था वो पथरीला क्षेत्र था, वहाँ से उतनी जमीन मतलब पैदावार नहीं होती थी, जिसको इसने खालसा भूमि डिक्लेयर करने के जैसे जब ये आगे के जब इसमें बढ़ेंगे दक्षिण नीति में, जब औरंगजेब की नीतियाँ आएंगी तो हम देखेंगे कि जो ये जितने क्षेत्र है वहाँ से इनको उतनी पैदावार मिल नहीं रही थी। तो दक्षिण नीति में अगर केवल और केवल साम्राज्य विस्तार के अलावा और कोई सर हमें नहीं दिखता है कि जिस कारण से ये करेंगे दक्षिण नीति। और भी कारण थे। दक्षिण विस्तार में कैसे आपका सबसे धनी प्रांत अभी दक्षिण भारत ही है। सबसे ज़्यादा सोना चांदी कहाँ पे है? दक्षिण भारत में। सबसे ज़्यादा समृद्ध कौन है? ग्रोथ रेट किसका है? दक्षिण भारत में। सबसे ज़्यादा सिविलाइज कहाँ पे हैं? दक्षिण भारत में। आप वहाँ पे चले जाए दक्षिण भारत में, आप ट्रेन में सफ़र करेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा बिना टिकट करना चल रहा हो। लेकिन उस पर इधर नॉर्थ भारत में आइए तो ऐसा ही कोई होगा जो टिकट लेके चले जाए। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नीतियाँ इतनी आसान नहीं थी। दक्षिण भारत से उसको रेवेन्यू मिल रहा था, सोने चांदी के रूप में आ रहा था। वैसे नहीं लोग अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में कोई क्यों अपना सैनिक अभियान और पैसा वेस्ट करेगा? मंदिर बहुत सोना चांदी वाले हाँ, सब थे, तो उसके माध्यम से उनको वहाँ पे अटैक करके वहाँ से ज़्यादा कलेक्शन ले सके। इसीलिए दक्षिण विस्तार की नीति अपनाता है। और पहली बात एक केंद्रीकरण। मान लीजिए नॉर्थ इंडिया का पूरा हिस्सा उसके पास में आ गया था ना, काबुल वबुल का क्षेत्र क्या हुआ था? अकबर के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। दक्षिण का ही बचा हुआ था। तो कोई भी साम्राज्य विस्तार कैसे करेगा? जब तक पूरा इंडिया का पूरा भाग उसके पास नहीं आ जाएगा तब तक वो साम्राज्य विस्तार होगा, तब तक वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को लागू करेगा। तो केंद्रीकरण करने के लिए ही उसने एक मतलब दक्षिण भारत की नीति को लागू किया था। जब एक राज्य एक केंद्रीकृत राज्य हो जाएगा तो क्या क्या फायदे होंगे उसके, मेरिट्स क्या क्या होंगे केंद्रीकृत राज्य के? सर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो गया। और जो सेना है जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है, प्रॉपर एलोकेट किया जा सकता है कि सब तक वो चीज़ें पहुँचें। आप लोग को हम बताए थे सफी वंश, उस्मान वंश यानी ऑटोमन साम्राज्य। आप देख रहे होंगे कि आपके जो वेस्ट एशिया में बहुत स्ट्रांग हो रहे थे। ठीक है, तो इनका पहले बाबर को भी डर था ना, बाबर इन्हीं के डर से तो इंडिया में आया था। बाबर इनके डर से आया था, ऑटोमन साम्राज्य के डर से ही तो आया था। और ऑटोमन साम्राज्य का पतन होता है 1453 में। उस दुनिया के पतन से ऑटोमन साम्राज्य का जो यूरोप वाला एरिया होता है वहाँ से हट जाते हैं। तो किसकी तरफ देखेंगे?
फिर भारत की तरफ देखेंगे कि नहीं, तो अगर ये स्ट्रांग नहीं रहता, इसकी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन और सैनिक मजबूत नहीं रहते, तो फिर ऑटोमन साम्राज्य वाले भी भारत पे शासन स्टार्ट कर देते इनको हरा के। तो इन सबों को देख के, सामरिक मुद्दों को देख के क्या किया था, जो अकबर था वो दक्षिण भारत की नीति को लागू किया था। ठीक है, आप लोग जब लिखेंगे मेंस में तो ऐसे ही एनालिसिस करके लिखना होता है, फैक्ट तो आप लोग क्लियर कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी दक्षिण भारत की विस्तार की नीति थी। चलिए, जो कल जहाँ से छूटा था उसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो कहाँ तक हो गया था मनसबदारी व्यवस्था में? पर निर्भर करती थी ना। देखिए, सवार की संख्या आप दृष्टि का कल आप ही नोट्स दिखा रहे थे ना, उसमें देखिए कितना गलत दिया हुआ है। सवार की संख्या जात की संख्या से कभी भी अधिक नहीं होती थी। जात की संख्या से कभी भी अधिक नहीं होती थी। जात किसे कहते थे? जात में हमने क्या बताया था कल? क्या था? एक लोग बताइए। पद और प्रतिष्ठा। तो पद और प्रतिष्ठा से सवार की संख्या अधिक होगी? सवार की संख्या जात की संख्या से कभी अधिक नहीं होती थी। ठीक है, जात एवं सवार के आधार पर, जात एवं सवार के आधार पर अकबर ने मनसबदारों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। जात एवं सवार के आधार पर अकबर ने मनसबदारों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। हो गया? प्रथम श्रेणी के मनसबदार, प्रथम श्रेणी के मनसबदार, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार और तृतीय श्रेणी के मनसबदार। प्रथम श्रेणी के मनसबदार में जात और सवार दोनों बराबर होते थे। प्रथम श्रेणी के मनसबदार में जात और सवार दोनों बराबर होते थे। अगर 5000 जात है तो 5000 सवार भी होंगे। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार में, द्वितीय श्रेणी के मनसबदारों में सवार जात की संख्या से द्वितीय श्रेणी के मनसबदार में सवार जात की संख्या से आधे से अधिक न हो। ठीक है, 5000 जात है तो सवार कितना होंगे? 2500 या 3000। ठीक है, और तृतीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी के मनसबदार में जात की संख्या,
तृतीय श्रेणी के मनसबदार में सवार जात की संख्या से आधे से कम हो। तृतीय श्रेणी के मनसबदार में सवार जो होता था जात की संख्या से आधे से कम हो। क्या होगा? जात से आधे से कम हो। अगर कितना है 5000 जात है तो सवार 2000 हो, ठीक है, आधे से भी कम हो, वो तृतीय श्रेणी के मनसबदार होंगे। समझ में आया इतना ना? फिर आगे लिखिए। अकबर ने अपनी घुड़सवारी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। पहला निम्न अस्पा मतलब घोड़ा होता ना, निम्न अस्पा, एक अस्पा, अस्पा भी बोलते हैं ना इसको, एक अस्पा, दो अस्पा भी बोलते हैं। अब निम्न अस्पा में क्या होगा? एक घोड़ा होगा और 2 सवार होंगे। निम्न अस्पा के नीचे लिख लीजिए, एक घोड़ा होगा और 2 सवार होंगे। हाँ हाँ, चलिए पहले इसको लिख लीजिए। तो एक घोड़ा पे तो कितने सवार होते थे? 2 बताइए क्यों 2 सवार रखा होगा? हाँ? बारी चढ़ते हैं। हाँ, खड़ा बोलिए, सही बोल रहे हैं आप। ये IAS में क्वेश्चन आया हुआ इस पे, यही क्वेश्चन था ना आपका IAS का? हाँ। जाते थे तो एक घोड़े से युद्ध करते थे, वो घोड़ा जब थक जाता था तो चेंज करके दूसरे घोड़ा नहीं थकता, सवार थकते थे। दूसरे घोड़े से फिर युद्ध करते। हाँ, क्या होता था वो, मतलब सवार क्या युद्ध कर रहा है ना सवार, तो वह घायल हो गया या तब बीमार पड़ गया और ये दौड़ा तो जाना तो स्वाभाविक है ना, तो इसके लिए संख्या क्या रखी जाती थी? दुगनी रखी जाती थी। मान लीजिए कोई जो सैनिक है वो बीमार पड़ गया, युद्ध में घायल हो गया, तो दूसरा घोड़ा लेके जाके युद्ध कर सके, यही था ना। तो इसी के नाते एक सवार पे, एक घोड़े पे 2 सवार रखे हुए थे। और एक क्वेश्चन IAS में कब आया है? 99 में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक अस्पा में एक घोड़ा एक सवार। हाँ? वो तो 10 जो आप बोल रहे हैं अभी लिख लीजिए, अभी लिखिए होता। एक अस्पा में एक घोड़ा एक सवार। हाँ, पहला निम्न अस्पा, दूसरा एक अस्पा और तीसरा 2 अस्पा। ठीक हो गया? एक अस्पा में एक घोड़ा एक सवार, और जो 2 अस्पा था 2 घोड़ा 1 सवार। इसका लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग क्यों किया होगा ऐसा? घोड़ों और सवारों की अगर कहीं कमी हो जाती है, मान लीजिए आपका अहमदनगर था, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 घोड़ा और 1 सवार है, और कहीं घोड़ा घायल हो गया, तो एक घोड़ा यहाँ से क्या करेगा? अकबर मंगवा लेगा। कहाँ मंगवा लेगा? आगरा में। युद्ध हो रहा है तो वहाँ से एक घोड़ा आ जाएगा ना उसका, एक घोड़ा आ जाए तो घोड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर एक अस्पा है और 2 सवार हैं, तो सवार की संख्या कहीं कम होगी, तो युद्ध में क्या करेगा? सवारों को, एक सवार को बुला लेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा रखे जाते थे। जैसे हमारी आर्मी होती है, तो आज भी आर्मी में कुछ फोर्सेज होती हैं, वो क्या करती हैं? एक्स्ट्रा रखी जाती है ना। एक सामने वाली फोर्स होती है, एक पीछे रहती है, एक बीच में रहती है, एक बगल में रहती है, एक साइड में रहती है। तो सबका अपना अपना युद्ध करने की शैली है, पद्धति है। जो सामने वाला होता है वो तीव्रगामी तरफ से युद्ध करता है। अभी चाइना वाला जो चल रहा था, चाइना का क्या विवाद चल रहा था? क्या नाम था? हाँ, तो वहाँ पे जो हमारे फाइटर होते थे उनको लगाया गया था, जो अच्छे फाइटर या शॉर्ट शूटर होते हैं उनको लगाया गया था। तो ये सब पद्धति अकबर के समय भी चल रही थी।
समझ में आ गया ना। यही चेक एंड बैलेंस जो अपना सैनिक का था वो चेक एंड बैलेंस के आधार पे रखा था कि जहाँ जिस चीज़ की कमी होगी, अगर सवार की कमी होगी तो दूसरे जगह से सवार की पूर्ति हो जाएगी, और अगर घोड़े की कमी होगी तो दूसरे जगह से घोड़े की पूर्ति होगी, और युद्ध क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा, और युद्ध क्या करेगा, जीत जाएगा। ये इनकी टेक्निक थी। समझ में आ गया ना। जो हमारे यहाँ के जो शासक थे या जो राजा महाराजा थे वो इस पद्धति को नहीं अपनाए थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण था इन लोगों का सफल होने का। समझ में आ गया ना। फिर लिखिए उसके आगे। हाँ क्या निम्न अस्पा में एक घोड़ा 2 सवार होता था। समझ नहीं पा रहे क्या हुआ। सअस्पा मनसबदार को जो जागीर दी जाती थी, ये पूछता पैबाकी क्या होता था, तो मनसबदार को जो जागीर दी जाती थी उसको पैबाकी बोलते थे। नोट कर लीजिए, मनसबदार को जो जागीर दी जाती थी उसे पैबाकी के नाम से जाना जाता था। मनसबदार को जो जागीर दी जाती थी उसे पैबाकी के नाम से जाना जाता था। पैबाकी ठीक है, पैबाकी के नाम से जाना जाता था। यह उसके जात या वेतन तथा सवार वेतन तथा सवार दर्जे पर आधारित होता था। हो गया। ये मनसबदार साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण सैनिक तथा असैनिक पदों पर नियुक्त होते थे। ये मनसबदार साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण सैनिक तथा असैनिक पदों पर नियुक्त होते थे। ये मनसबदार साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण सैनिक तथा असैनिक पदों पर नियुक्त होते थे। असैनिक मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बताइए क्या असैनिक होगा? हाँ, मतलब ये नहीं कि सैनिकों के लिए ही मनसबदार होते थे, और सब भी काम करते थे उसके लिए भी मनसबदार होते थे। जैसे उसका रसोईया भी था तो 10 का आधार पे मनसबदारी उसको भी दिया गया था। जो रसोईया मतलब क्या करता है, रसोईया खाना बनाता, वो भी मनसबदार की श्रेणी में था। ठीक है, तो सैनिक और असैनिक पूछ देगा। जो मनसबदार होते थे वो सैनिक पद पे भी होते थे और असैनिक पद पे होते थे। क्या सही है? तो क्या करेंगे आप लोग? सही है। वो ऐसे करके एक दो करके पूछ देगा। पहला दे देगा मनसबदार व संगत होते थे नहीं, सही नहीं ना? नहीं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा पूछ देगा ये स्थानांतरित होते थे, स्थानांतरित होते थे। और छोटे मतलब इनका सैनिक और असैनिक दो मनसबदारों को सैनिक और असैनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो एक दो तीन करके ऐसे ऑप्शन करके दे देगा, और आपको उसमें से कौन सही है उसको आपको टिक करना रहेगा। समझ में आएगा क्या? तो IAS में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आप पढ़िए, कोई भी मनसबदारी पूरा जो लिखे हैं उसको पढ़िए। एक लोग कोई भी चलिए पढ़िए पूरा शुरू से, कोई एक पढ़िए। लिखे नहीं है क्या आप लोग? हाँ? आप थे क्लास में? यस सर।
मास्क हटा लीजिए हल्का से। मनसबदारी प्रथा, मनसबदार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ध्यान से मनसब सुनिएगा आप लोग। मनसब और दार, मनसब मीन्स पद, दार माने धारण करने वाला। मनसबदार का विचार अरब के खलीफा अब्बा सईद के दिमाग का उपज है। एक मिनट, मनसबदार का विचार कहाँ से आया था? अब्बा सईद। अब्बा सईद कहाँ के थे? अरब के थे ना। तो पूछ देगा मनसबदारी विचार कहाँ से आया था, तो दे देगा अरब से, ईरान से, ठीक है, फिर यूरोप से, फिर अफ्रीका से। तो आप लोग कहाँ से मारेंगे? अरब से ही मारेंगे ना। चलिए आगे। तथा अकबर ने इसे भारतीय स्वरूप दिया, इसलिए अकबर को हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था भारत में? तो बाबर को नहीं मारेंगे आप लोग, या हिमाल को नहीं मारेंगे, किसको मारेंगे? ठीक, अकबर को ही मारेंगे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन मनसबदारी व्यवस्था लाया था? अकबर ने लाया था। इसलिए अकबर को भारतीय मनसबदार का जनक माना जाता है। ठीक है, जनक माना जाता था। इसकी शुरुआत अपने राज्य अभिषेक के 11 वर्ष के बाद 1567 में किया था। मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार स्तंभ था, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अकबर ने अमीर सेना नौकरशाही को मनसबदारी के माध्यम से संगठित किया था। मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधारभूत होने के साथ साथ इस व्यवस्था का मुख्य आधार दशमलव प्रणाली था। दे देगा जो मनसबदारी व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? दशमलव प्रणाली, ठीक है, सस्पा दुईस्पा। तो इसमें क्या मारेंगे? दशमलव प्रणाली। इसका उद्देश्य क्या था? मुगल अभिजात वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हें राज्य का अंग बनाना। पहला पूछ देगा मनसबदारी व्यवस्था क्यों लाया गया था? तो क्यों लाया गया था? अभिजात वर्ग को मुगल प्रशासन में जोड़ने के लिए। क्योंकि नहीं जोड़े जाते तो क्या करते लोग? विद्रोह करना शुरू कर देते। और इनको एक पद मिल गया, एक सेना मिल गई, एक सुविधा मिल गई, तो राज्य में विद्रोह कम होंगे। इसके नाते अकबर के समय इसका पुत्र भी जो विद्रोह किया था, और मालवा का शासक था, वो विद्रोह किया था, और कोई विद्रोह ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे। उनकी वफादारी को सुनिश्चित करना। तीसरा मुगल साम्राज्य के शिविर और सैन्य सेवा का संचालन उसी के द्वारा करवाना। चौथा नौकरशाही व्यवस्था में दक्षता हासिल करना। दक्षता माने एफिशिएंसी। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? मूल रूप से मध्य एशिया की स्तरीय व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत अधिकारियों को दशमलव आधार पर मनसब प्रदान किए जाते थे। ठीक है, अधिकारियों को किस आधार पर मनसब दिया जाता था? 10 के गुणक में 10 से भाग देके। जैसे 5000 का मनसबदार है तो कितने सवार रखेंगे, कितने जात रखेंगे, तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया जाता था। यही दशमलव पढ़ा थी। हाँ, मनसबदार 3 प्रकार के होते हैं। मनसबदार पहला 10 से 500 के बीच, दूसरा उमरा होता है 500 से 2500, तीसरा ये भी पूछ देगा मनसबदार कितने भागों में थे, तो कितना उमरा क्या होते थे। फिर क्या है? अमीर आजम। तो ये भी दे देगा ऑप्शन में, इसको भी पूछता है। ये सब यहाँ से IAS का क्वेश्चन बनता है। खासकर IAS में जो क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा लगभग। न्यूनतम मनसबदार का जो अंक होता था वो 10 था और अधिकतम 10,000, परंतु सामान्य नियुक्ति जो होती थी वो 5,000 के आधार पर की जाती थी। अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणियों में विभाजित किया था। अबूदूल ये भी गलत दिया था ना पूरा मतलब दृष्टि में अभी कल नोट्स देखे बहुत सारा गलत था, और बुक में सारा उन्होंने सर्च किया सतीश चंद्रा वगैरह का, तो बुक में सारा कंप्लीट सही दिया था। तो इसलिए नोट्स पे ज़्यादा विश्वास न करके आप लोग बुक पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। आईने अकबरी में 33 श्रेणियों में उल्लेख है। इस व्यवस्था में मनसबदार की नियुक्ति बादशाह के हाथ में होती थी, जिस पर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण। नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये अपनी बुक ले लीजिए।